अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ एवोल्यूशनरी स्टेजेस ऑफ मनी। यानी आज के दौर में जो हम पैसा यूज़ कर रहे हैं ना, वो एकदम से इन्वेंट नहीं हुआ था, ठीक है। वो बहुत सारे स्टेजेस से गुजर के हमारे पास आया था, जिसको हम इस टॉपिक में कवर करेंगे। एवोल्यूशन ऑफ मनी इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन इन ह्यूमन हिस्ट्री। हिस्टोरिकली वी सी दैट मनी इज़ नॉट एन ओवरनाइट इन्वेंशन, but it evolved with the passage of time. People kept on using different tools in exchange of different goods and services according to need of the time. Changing requirements of the economy kept on dragging people to search for the most convenient medium of exchange. इसमें वही बात की गई है कि जो पैसा है वो एकदम से इन्वेंट नहीं हो गया था। पहले लोग जो है वो डिफरेंट टूल्स यूज़ करते थे मनी की एक्सचेंज के लिए, ठीक है। उसके बाद जो है लोगों को उसमें मसला होने लगा, वो मसले भी अभी हम आगे पढ़ेंगे, जिसकी वजह से फिर अलग अलग तरीके के मीडियम ऑफ एक्सचेंज आए, ठीक है, जो कि हमारे लिए सबसे ज़्यादा आसान हो उन्हें हम यूज़ करने लगे। सबसे पहले हमारे पास है कमोडिटी मनी। मैं अगर इन शॉर्ट बताऊँ ना, कमोडिटी मनी क्या है कि लोग पहले टूल्स और सर्विसेज जो एक दूसरे के साथ यूज़ करते थे एक्सचेंज ऑफ गुड्स में। लाइक अगर किसी को चावल चाहिए, किसी के पास अंडे हैं, तो उन्होंने एक दूसरे से चेंज कर लिया, क्योंकि एक को अंडे चाहिए थे, एक को चावल चाहिए थे, ठीक है। इस तरीके से मनी जो है वो यूज़ होती थी। अब मैं पैराग्राफ भी पढ़ देती हूँ। मनी वॉज इंट्रोड्यूस्ड टू रिमूव इनकन्वीनियंसेस ऑफ बार्टर सिस्टम. Coincidence of wants dragged people to some standards commodities which can be used during frequent transitions. In the beginning of civilization, different goods such as animals, stones, bones, tobacco, arrows, etc. were used as a medium of exchange. However, due to inconveniences like store of value, measure of value, and limited or immobility of wealth, trade remained restricted and led to search for alternate ways. अच्छा, अब देखो इसमें बिल्कुल इससे पहले टॉपिक्स पढ़े होंगे आप लोगों ने, तो उसमें बार्टर सिस्टम का ऑलरेडी पता होगा आप सबको, ठीक है। तो कमोडिटी मनी हम कह सकते हैं कि बार्टर सिस्टम की जैसी है, ठीक है, जिसमें लोग जो है एक्सचेंज ऑफ मनी में हम क्या यूज़ करते थे, एनिमल्स, स्टोन्स, बोन्स, टोबैको, एरोज, ग्रेन्स, नमक, इस टाइप की चीज़ें, ठीक है, एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करते थे और जिस चीज़ की ज़रूरत होती थी वो ले लेते थे। तो फिर उनको मसला क्या होने लगा, ना वो उसको स्टोर कर सक रहे थे, ठीक है, ना ही वो उसकी वैल्यू मेजर कर सक रहे थे कि क्या चीज़ ज़्यादा एक्सपेंसिव है, क्या चीज़ ज़्यादा सस्ती है, ठीक है। तो इसकी वजह से उन लोगों को जो ट्रेडिंग है उसमें काफ़ी ज़्यादा मसला हो रहा था। फिर उन्होंने और कोई अलग सा तरीका ढूंढने लगे, ठीक है। फिर उसके बाद आई मेटालिक मनी। मेटालिक मनी यानी कि जो कॉइन्स वगैरह होते हैं वो आए। जैसे यहाँ पर है any metal which is used as a medium of exchange during economic transaction is termed as metallic money. यानी कि कोई भी मेटल अगर एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस में, यानी एक दूसरे की साथ कोई भी चीज़ ख़रीदने या लेन देन में यूज़ हो रही है, मेटालिक मनी, ठीक है। मेटल, कोई भी मेटल यूज़ हो रहा है तो उसको हम मेटालिक मनी कहते थे। इन द बिगनिंग, आज के ज़माने में भी हैं, सिक्के देख लो, ठीक है। In the beginning of civilization, precious metals such as gold and silver were used as the money, as these metals were widely acceptable. जो सिविलाइजेशन का स्टार्ट था ना, बिगनिंग में, वो स्टार्ट में उसमें क्या होता था कि जो प्रेशियस मेटल्स हो गए, जैसे कि गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, ये एज अ मनी जो है वो यूज़ होते थे, ठीक है, और हर कोई उसे एक्सेप्ट भी करता था। दो दीज मेटल्स सॉल्व प्रॉब्लम्स being faced in the barter system to some extent, but it did not facilitate in reducing the competition involved completely. Later, according to the requirement, these precious metals were converted into the standardized coins which have a specific weight and shape. Minting of coins. अच्छा, जब ये गोल्ड और सिल्वर इस टाइप के प्रेशियस मेटल्स को एक्सचेंज एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज बनाया, तो वो बार्टर सिस्टम के काफ़ी हद तक उसने जो है वो कह सकते हैं कि मुश्किलात ख़त्म कर दी थी, लेकिन स्टिल जो है वो पूरे तरीके से आसानी लोगों के लिए नहीं हुई थी। तो फिर इन मेटल्स को उन लोगों ने क्या किया, कॉइन्स में बनाना शुरू कर दिया, जिसका एक स्पेसिफिक वेट होता था, ठीक है, और एक उसकी स्पेसिफिक शेप होती थी, जिसे हम मिंटिंग ऑफ कॉइन्स भी कहते हैं। यानी कि मेटल्स का कॉइन्स में बनना। तो टू टाइप्स के मेटालिक मनी होती थी। कौन कौन सी? फुल बॉडीड मनी, इट रेफर्स दैट फॉर्म ऑफ मनी इन विच द इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ द मेटल यूज्ड इन दैट कॉइन इज इक्वल टू द फेस वैल्यू प्रिंटेड ऑन द कॉइन। यानी कि फुल बॉडीड मनी कौन सी होती थी कि देखो जितनी जो भी कॉइन है ना, उसकी जितनी प्राइस है ना, तो वो कॉइन भी उतना ही जो है एक तरीके से कह सकते हैं कि अच्छा होगा,
एक्सपेंसिव होगा, किस तरीके से। अगर देखो फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास ना एक गोल्ड है, ठीक है, गोल्ड का पत्थर है, अब मुझे उसमें से 100 रुपये का एक कॉइन बनाना है, तो मैं उस गोल्ड को उतना काट के उसका सोने का सिक्का बना लूँगी कि उसकी जो वैल्यू हो ना वो 100 रहे, ठीक है। फिर उसके बाद 10 का बनाऊँगी तो वो थोड़ा सा छोटा हो जाएगा, ठीक है, कि उसकी वैल्यू होगी 10 रुपये। तो जो जितनी कॉइन की वैल्यू होती थी या प्राइस होते थे ना, उतना ही उसका कह सकते हैं कि फेस भी होता था, ठीक है। यानी कि जो कॉइन है उसकी जितनी वैल्यू है उतनी ही उसकी फेस वैल्यू भी है। आई होप कि समझ आ गई होगी। अगर स्टिल कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे कमेंट में पूछ लेना, ठीक है। फिर उसके बाद आता है टोकन मनी। टोकन मनी क्या है? इट रेफर्स टू दैट फॉर्म ऑफ मनी इन विच द इंट्रिंसिक वैल्यू इज़ लेस दैन इट्स फेस वैल्यू, ठीक है। यानी कि बाद में टोकन मनी आई जिसमें ये नहीं होता था कि भाई फेस वैल्यू लाजमी है उतनी। अब जैसे गवर्नमेंट का देख लो, अब एक नोट है, ठीक है, नोट अगर हम एक कागज़ जाके बेचें वो हमें कितने का पड़ जाएगा? हम इतने सारे कागज़ भी अगर जो है वो बेचने जाते हैं तो वो हमें कितने के पड़ जाते हैं? हमें 10 रुपये मिल जाएंगे या इतने मिल जाएंगे। वो भी मैं बहुत सारे कागज़ों की बात कर रही हूँ जो अगर आप कबाड़ में जाके बेचो ना। लेकिन एक सिंपल सादा नोट हम 100 रुपये का ले लें, वही सेम नोट, वही सेम कागज़ है, वही सेम नोट है, उस पर कोई गोल्ड नहीं लगा हुआ, कुछ नहीं लगा हुआ। 5,000 की देख लो, 100 रुपये देख लो, हम उससे कितनी चीज़ें ख़रीद सकते हैं, राइट। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ने इशू किया हुआ है कि भाई ये पैसे हैं, ठीक है। तो टोकन मनी यानी कि जो उसकी रियल वैल्यू होती है ना वो उसकी फेस वैल्यू से कम होती है। मतलब इसका कोई वो मैटर नहीं करता कि जितने जितने उसके पैसे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 10 का कॉइन है तो वो 10 मतलब उसका जो मेटल है वो उसके हिसाब से अच्छा होना चाहिए। अगर 100 का है तो वो उसके हिसाब से और ज़्यादा जो भी कॉइन है वो उसका मेटल है वो अच्छा होना चाहिए। तो फेस वैल्यू और इंट्रिंसिक वैल्यू जो है वो लाजमी नहीं है कि वो एक जैसी हो, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है पेपर मनी। पेपर मनी हमारे पास क्या है? Although metallic money served well as the medium of exchange, but there were several problems attached to its use. अच्छा, मसला पता है क्या होता था पेपर मनी का? भी मैं पहले स्टार्ट में थोड़ा सा बता दूं। सबसे बड़ा जो मसला था ना मेटालिक मनी में ये था कि अगर बहुत ज़्यादा किसी के पास पैसे हैं ना उसके लिए बहुत मुश्किल हो रहा था, क्योंकि कॉइन्स ऑफ कोर्स भारी होते हैं, तो वो इतने कॉइन्स उठा के उसको इधर से उधर लेके जाना उसके लिए काफ़ी ज़्यादा मसला कर रहा था, ठीक है। तो यही मसला था कि पेपर मनी आई थी। अब इसका पैराग्राफ पढ़ते हैं। Although metallic money served well as the medium of exchange, but there were several problems attached to its use. These issues include, for example, mining of precious metals, transferring of heavy metal coins, and so on. अच्छा, एक तो यही मसला कि उनको ट्रांसफ़र करना मुश्किल हो रहा था क्योंकि वो मेटालिक कॉइन्स बहुत भारी होते हैं, और एक मसला क्या कि उनकी माइनिंग करना प्रेशियस मेटल्स की, ठीक है, कि आप इतनी मुश्किलों से मेटल्स ढूंढो फिर उनको कॉइन्स में कन्वर्ट करो, तो वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रहा था, ठीक है। Keeping in view these difficulties associated with metallic money, paper money was introduced. Paper age begins with a simple system in which people started accepting receipts issued by the goldsmith, rich and reliable men with repute in the town during their economic transactions. However, gradually people started facing difficulties with this informal system, and central bank removed these difficulties by taking over the power of issuance of paper money. Now all over the world countries are using this system. अच्छा, पता है पेपर मनी जो सबसे पहले इंट्रोड्यूस हुई थी ना वो हुई किस तरह थी? वो इस तरह हुई थी कि स्टार्टिंग के टाइम में ना गोल्ड स्मिथ होते थे जिन्हें हम आज के टाइम उस टाइम के हिसाब से बैंक्स बोलते थे, क्योंकि स्टार्ट में बैंक नहीं होते थे तो हम गोल्ड स्मिथ को बैंक कहते थे। किस तरीके से कि लोग ना उनके पास अपना जो गोल्ड होता था या कोई मेटल हो गया या कोई भी जो उनके पास अपने पैसे होते थे वो उनके पास रखवा देते थे, वो उसको संभाल लेते थे। जैसे आज के टाइम में हम अपने बहुत सारे पैसे बैंक के पास रखवा देते, ठीक है, फिर वो हमें एक रिसिप्ट देते कि भाई आपने इतनी डिपॉजिट पैसे करवाए हैं, या फिर अगर हम निकालते भी हैं तो उसकी भी जो है हमें रिसिप्ट मिलती है। तो उस टाइम पे ना गोल्ड स्मिथ भी देते थे और वो अपने हाथों से लिख के दे देते थे, ठीक है, कि मैंने जो है मतलब आपने ये मेरे पास डिपॉज़िट करवाए हैं और मैं इसकी हिफाजत करूँगा और ब्ला ब्ला, इस टाइप के रिसिप्ट ना अपने हाथों से लिख के दे देते थे। तो उस टाइम पे क्या होता था कि लोग उन पे इतना भरोसा करते थे कि जो वो रिसिप्ट देते थे ना वो उसको भी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज यूज़ करते थे।
मतलब जैसे आज के टाइम में हम नोट एक दूसरे को देते हैं ना एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, उस टाइम पे वो रिसिप्ट एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज यूज़ करते थे। फॉर एग्जांपल अगर किसी ने 100 रुपये गोल्ड स्मिथ के पास अपने रखवाए हुए ना, उसने 100 रुपये की एक वो दे दी, क्या बोलते हैं, रिसिप्ट दे दी कि भैया आपके 100 रुपये मेरे पास है ना। अब उसने कुछ ख़रीदना है 100 रुपये का, उसने जाके पहले गोल्ड स्मिथ से पैसे नहीं लिए, उसने जाके वो रिसिप्ट उसे दे दिया। और उस टाइम पे हर कोई गोल्ड स्मिथ पे इतना ज़्यादा भरोसा करता था। तो इसी जगह से, इसी वक्त से जो नोट्स है ना, पेपर मनी जो है वो इंट्रोड्यूस हुई थी, ठीक है। तो मैंने एक कहानी बताई है कि पेपर मनी किस तरीके से सबसे पहले आइडिया आया था इसका। अच्छा, उसके बाद है कि बाद में फिर क्या हुआ था कि इस इनफॉर्मल सिस्टम से भी लोगों को मसला हो रहा था, कि जिसकी वजह से फिर क्या हुआ कि जो सेंट्रल बैंक आज के ज़माने में हमारा जो पाकिस्तान का सेंट्रल बैंक है, ऑफ कोर्स वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है, इस टाइप के बैंक्स बनना शुरू हुए। और फिर उन्होंने जितनी भी पेपर मनी की कह सकते हैं कि ज़िम्मेदारी थी वो ख़ुद ले ली, ठीक है। गोल्ड स्मिथ का फिर सारा का सारा मामला ख़त्म हो गया और फिर जो है इस तरीके से सेंट्रल बैंक्स बन गए और फिर सारी की सारी ज़िम्मेदारी उन्होंने ले ली। तो आज के ज़माने में सब लोग इसी सिस्टम को यूज़ कर रहे हैं, यानी कि सेंट्रल बैंक के सिस्टम को। अच्छा, फिर उसके बाद है देयर आर 2 मेन काइंड्स ऑफ पेपर मनी। पेपर मनी के 2 किस्म है, एक हमारे पास होती है कन्वर्टेबल, एक हमारे पास होती है इनकन्वर्टेबल। कन्वर्टेबल कौन सी होती है? द गवर्नमेंट प्रोमिसेस टू चेंज द करेंसी इनटू गोल्ड इफ़ डिमांडेड। पहले के टाइम में ना जैसे गोल्ड होता था तो गोल्ड देते थे, उसकी जगह पैसे मिल जाते थे, ठीक है। या फिर अगर आप पैसे दे दो तो वो गोल्ड में उसको एक्सचेंज कर देते थे। तो आज के ज़माने में तो ये होता है कि हमारे पास कन्वर्टेबल मनी नहीं होती, पेपर मनी नहीं होती। लाइक हम बैंक के पास नहीं जाते कि भाई हमारे इसको गोल्ड में कन्वर्ट करो, वो हम फिर सुनार के पास जाते हैं कि भाई हमें इतने के ये पैसे लो और इसका एक कॉइन बना के दे दो, ठीक है। लेकिन पहले ये होता था कि 2 टाइप की पेपर मनी होती थी, कि कन्वर्टेबल और इनकन्वर्टेबल, जिसमें गवर्नमेंट आपसे प्रॉमिस करती थी कि आपकी जो करेंसी है ना वो गोल्ड में वो कन्वर्ट कर देगी अगर आप चाहोगे तो। फिर उसके बाद आई इनकन्वर्टेबल, यानी कि अगेंस्ट सच मनी द गवर्नमेंट हैज़ नो प्रोमिसेस टू गिव गोल्ड इफ डिमांडेड। यानी कि वो गवर्नमेंट कहेगी भाई हम पैसे दिए ना तो हम पैसे ही देंगे, ठीक है, हम कोई गोल्ड नहीं दे रहे, अगर आप डिमांड भी करोगे हम नहीं देंगे, ठीक है, हम पैसे ही देंगे। तो एक आगे इनकन्वर्टेबल गुड्स, यानी कि वो पैसे पेपर मनी ही रहती है, गोल्ड में कन्वर्ट नहीं होती। अच्छा, उसके बाद है एडवांटेजेस ऑफ द पेपर मनी। ये मुझे लगता है वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, इसको हम नेक्स्ट टॉपिक में कवर ना कर लें। मैं वीडियो का टाइम देखती हूँ, 12 मिनट की हो गई है, तो इसको हम नेक्स्ट टॉपिक में इंशाल्लाह कवर करते हैं। बाकी अपना ख्याल रखना और लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना प्लीज़। और अगर इस वीडियो से थोड़ा सा भी फ़ायदा हुआ है या थोड़ा सा भी समझ आया है तो मेरे लिए सिर्फ इतना काफ़ी है कि मेरे पेरेंट्स को और मुझे एक बहुत प्यारी सी दुआ दे दो। बाकी अपना ख्याल रखना, अल्लाह तुम लोगों को मुहाफ़िज़ हो। अल्लाह हाफ़िज़।